ओके जी। सो इन द लास्ट लेक्चर वी वेंट ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो इन द विसिनिटी ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उसमें पोलराइजेशन किस तरह से होती है, पोलराइजेशन फील्ड जो है वो एक्चुअली क्या होती है, और फिर उस पोलराइजेशन फील्ड का जो इफ़ेक्ट है हमारा फ्लक्स कैलकुलेशन के ऊपर वो किस तरह से होता है, उसकी वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने परमिटिविटी की किस तरह से चेंज हो जाती है वैल्यू फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक, वो चीज़ देखी। फिर हमने ये देखा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो टर्मिनोलॉजी वो क्या चीज़ है, और डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन जो है वो किसी मटेरियल का वो कब आता है और आया। क्या कोई मटेरियल जो है उसके ऊपर कोई लिमिटेशन होती है या नहीं होती किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की, या जितनी भी अप्लाई कर दें वो उसको बर्दाश्त कर लेता है। इस चीज़ को हमने जो है वो लास्ट में देखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन से। तो जो टॉपिक फॉर टुडे इज़ इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशंस। तो इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि ये हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, बाउंड्री का मतलब क्या है। वो कहता है कि हमेशा ऐसे तो नहीं होगा कि हमारे पास जो है वो एक ही डाइलेक्ट्रिक हो या एक ही कंडक्टर हो या एक ही डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर हो, ऐसे हो कि ऐसे भी तो हो सकता है कि उस वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जो है वो जा रहा हो। जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, और हमने एक कंडक्टर के ऊपर अप्लाई कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है और वो उसमें से गुजरते हुए एयर के अंदर चली गई। अब अगर वो उसने क्रॉस किया बाउंड्री और वो एयर के अंदर चली गई है, तो हमारे लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जब वो एयर के अंदर गई है तो वो जो दरमियान में लाइन थी, जो बाउंड्री थी जो कंडक्टर की, उसने क्रॉस की और एयर के अंदर एंटर हुआ। तो कंडक्टर था नीचे और ऊपर जो थी वो एयर थी, और एयर जो है वो डाइलेक्ट्रिक है, तो वो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बाउंड्री थी जिसको उसने क्रॉस किया। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रॉस द बाउंड्री एक जगह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम, वो दो मीडियम किसी भी तरह के हो सकते हैं, दो डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं, दो कंडक्टर्स हो सकते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक एक कंडक्टर हो सकता है। उसके केस में हमारे पास जो डिफरेंस आता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस रहती है बिल्कुल जैसे अंदर थी वैसे ही बाहर होती है, या उसके अंदर कोई चेंज जो है वो आता है। अब हमें ये इससे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या मतलब है, और डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या मतलब है। तो कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेसिकली होती है उसके बारे में वो ये कहता है कि कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट डज नॉट एग्जिबिट अब्रप्ट चेंजेस इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स स्पेशल लोकेशन। यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसने मूव किया है, अगर तो उसके मैग्नीट्यूड के अंदर कोई अब्रप्ट चेंज नहीं आया या उसकी डायरेक्शन के अंदर कोई अब्रप्ट चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूस है। तो जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं फॉर ए बाउंड्री कंडीशन, तो हमने ये देखना है कि जब उसने बाउंड्री क्रॉस की है तो क्या उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आया, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन जो है उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट तो नहीं डाला। तो इस चीज़ को हमने देखना है कि क्या वो कंटिन्यूस है क्रॉस द बाउंड्री या उसके अंदर कोई चेंज आया है। तो वो कहता है इवन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ इज कंटिन्यूस इन ईच ऑफ द टू डिसिमिलर मीडिया। जैसे अगर हम कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे, तो अगर हम इस चीज़ को, इस एजम्पशन को लेके भी चलें कि उस कंडक्टर के अंदर जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कंटिन्यूस थी, इसी तरह से जब जब तक एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कंटिन्यूस थी। बेशक वो कहता है अकेले अकेले इन दोनों के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस भी रहती हो, देयर इज़ नो टेलिंग कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री क्रॉस करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी, तो क्या वो कांस्टेंट रहेगी, क्या वो कंटिन्यूस रहेगी, या उसमें कोई अब्रप्ट चेंजेस आएंगी। तो ये गोल है हमारा बेसिकली, वो ये देखना है कि क्या बाउंड्री क्रॉस करते हुए एक दो डिसिमिलर मीडिया के दरमियान में जो कंटिन्यूटी है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कंटिन्यूटी बरकरार रहती है या उसमें कोई अब्रप्ट चेंजेस आते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस में क्या है, वो कहते हैं रिलेशन हमने देखना है टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या क्रॉस द बाउंड्री जब वो जाती है। तो गोल क्या है, तो ड्राइव अ जेनेरिक सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस जो एप्लीकेबल हो टू द इंटरफेस बिटवीन एनी टू डिसिमिलर मीडिया, वो डाइलेक्ट्रिक हो कंडक्टर हो वट एवर द मीडिया द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम इज। तो फ्री स्पेस कुड ऑल्सो बी द डाइलेक्ट्रिक। तो वो कहता है कि बेशक वो कहता है हम इस चीज़ को, इस अजम्पशन को लेके चलेंगे और ये इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक
कंडीशंस के लिए, लेकिन वो कहता है जब हम ड्राइव कर लेंगे तो मैं आपको ये बात अभी से बताता चलूँ कि यही कंडीशंस जो है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी वैलिड होंगी, लेकिन क्योंकि हमारा उससे अभी वास्ता नहीं है तो हमें उस चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो वो कहता है हम अब जो है वो इस गोल की तरफ हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमने इस गोल को जो है वो अचीव कैसे करना है। तो उस केस के लिए वो कहता है हमारे पास जो है हमने फ़र्ज़ कर लिया कि दो डिसिमिलर मीडिया जो है वो हमारे पास है और दरमियान में उनके जो है वो हमारे पास एक बाउंड्री है। तो ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है बेसिकली, ये हमने बाउंड्री ड्रॉ की है और उसके ऊपर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो मीडियम 1 है और नीचे जो है वो हमारे पास मीडियम 2 है। इस बाउंड्री के इर्द गिर्द जो है ऑब्वियसली ऊपर वाले हिस्से में ये हमने बाउंड्री बनाई है, तो ऊपर वो कहता है कि हमारे पास जो है वो मीडियम 1 है और उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है और नीचे जो है वो कहता है हमारे पास मीडियम 2 है और इसकी जो परमिटिविटी, क्योंकि डिसिमिलर मीडिया है तो इसकी इन दोनों की परमिटिविटी जो है वो डिफरेंट होगी, तो नीचे जो है उसकी परमिटिविटी जो है वो 2 है। इसी तरह से वो कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है उसको वो कहता है मैंने ऐसे करके बना दिया और उसको मैंने कह दिया वो E1 है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है वो हमने इधर बना दी मीडियम 2 के अंदर जो है, तो उसको हमने E2 से ज़ाहिर कर दिया। बेसिकली यही फील्ड है जिसने ऐसे क्रॉस करके जाना है, तो वही वेक्टर बना है जिसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के तौर पे। अब वो कहता है हमारे लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी अगर हम क्या करें, इस फील्ड को जो है ना वो हम इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें। तो वो कहता है हमने इसके दो कंपोनेंट्स बना लिए, एक को हमने कह दिया कि ये E1 का नॉर्मल कंपोनेंट है और इसको वो कहता है ऐसे करके ये E2 का नॉर्मल कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट जो है वो हमने ऐसे कर लिया और इसको हमने कहा कि ये E1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट है और इसी तरह इसको भी ड्रॉ कर लिया और इसको हमने कहा ये E2 का जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी आसानी के लिए E को जो है वो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड, एक को हमने बोल दिया नॉर्मल कंपोनेंट, एक को हमने बोल दिया टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो इसका मतलब क्या है, इसेंशियली हमने क्या किया है, हमने ई को जो है वो E1 को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक को हमने कहा कि वो हमारे पास E1 का टेंजेंशियल है, एक को हमने कहा कि वो E1 का नॉर्मल कंपोनेंट है। ठीक है, इनको सम करेंगे तो E1 मिल जाएगा। इसी तरह से E2 जो है वो भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, टेंजेंशियल कंपोनेंट में और नॉर्मल कंपोनेंट में। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना वो एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट के ऊपर। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर आप देखो तो वो इस तरह से जा रहा है, वो कहता है हम क्या चीज़ अप्लाई करें, क्या सोचें। तो उसमें वो कहता है कि सबसे पहले हम जो है ना वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम कहते हैं कि हम ना एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन इस तरह से है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो हमें जहन में आती है वो यही है कि हम एक रेक्टेंगल बना लें। हम क्या करते हैं, हम इस मीडियम के जो है वो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ऐसे करके, इस तरह से कि रेक्टेंगल आधी जो है वो मीडियम नीचे वाले में है और आधी जो है वो मीडियम ऊपर वाले में है। अब ये रेक्टेंगल इतनी छोटी है कि इसका जो कर्वेचर है वो प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे नहीं कर रहा। अब वो कहता है कि ये जो है इसमें हम कह देते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास डेल्टा एल के बराबर है और इसकी जो हाइट है उसको वो कहता है हमने कह दिया कि डेल्टा एच के बराबर है। ठीक हो गया। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी का और हमने क्या किया, इसको हमने एक डायरेक्शन दे दी खुद ही से काउंटर क्लॉकवाइज। ये सारा काम हमने क्यों किया, क्योंकि हम यूज़ करना चाह रहे हैं एनालिसिस के लिए अपनी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को। तो अगर कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी आपको याद हो तो वो ये थी कि फॉर क्लोज्ड कॉन्टूर आपके पास जो ई डॉट डी है दैट हैज़ टू बी ज़ीरो। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसको हमेशा जो है वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो है वो उसको फॉलो करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वो कहता है कि हमने जो है ना इस तरह से एक बना लिया, एक कॉन्टूर बना लिया, एक क्लोज्ड कॉन्टूर हमने बना लिया और अब हम इसके ऊपर एनालिसिस करना चाह रहे हैं। अब क्योंकि हमारा पहला जो फोकस है वो हमारा है इसके ऊपर, क्या इसका नाम है, टेंजेंशियल कंपोनेंट के ऊपर। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट के ऊपर फोकस होने की वजह से वो कहता है कि हम जो है वो ये करेंगे कि सबसे पहले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि जो डेल्टा एच है ना हमारा, ये अप्रोचेस टू ज़ीरो है, ये बहुत थोड़ा है, बहुत ज़्यादा इतना बारीक है। क्यों, क्योंकि हमारा
जो मेन गोल है वो अक्रॉस द बाउंड्री देखना है। ये जितना छोटा होगा ये उतनी बाउंड्री बाउंड्री ही बन जाएगी एक किस्म की, जो हमारा कॉन्टूर है। तो वो कहता है कि हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि डेल्टा एच जो है ना वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। तो अगर डेल्टा एच अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है टेंजेंशियल कंपोनेंट के साथ, उसका तो काम ही ख़त्म हो गया। पीछे काम बचा दो साइड्स का, ए बी का और सी डी का। अब वो कहता है कि हम जो है वो ये जो हमारा जो जिस प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लॉइट करते हुए निकालना चाह रहे हैं उसको हम यूज़ करते हैं। हमने क्या किया, हमने उसको तोड़ लिया। एक हो गया ए और बी के लिए, और उसके अंदर हमें पता है कि ए और बी के अंदर जो कंपोनेंट है हमारे पास ई का, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे अभी कंपोनेंट में तक तो हम गए नहीं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है क्योंकि वो मीडियम 2 के अंदर है, और DL आ गया। इसी तरह से वो कहता है अगले वाले का तो हो गया ज़ीरो क्योंकि एच अप्रोचेज टू ज़ीरो है। तीसरा आ गया हमारे पास सी से लेके डी तक, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली वो हमारे पास E1 है, E1 डॉट डी एल हो गया। ठीक है, और इसी तरह जो फोर्थ है साइड डी ए वाली, वो हमने ज़ीरो कर ली। और वो कहता है कि ये सारे का सारा बराबर है हमारे पास ज़ीरो के। ये हमारी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम ले के जो है वो चल रहे हैं। अब वो कहता है कि अगर हम ये कहें कि हमने जो है वो इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो इसके केस में वो कहता है अगर हम यहाँ पे देखें तो दो कंपोनेंट हैं ई के, E2 के। जब हम ई डॉट डी एल लेना चाहेंगे तो एक नॉर्मल कंपोनेंट है और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है। अब जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसका तो डॉट प्रोडक्ट डी एल के साथ ज़ीरो हो जाएगा, और द ओनली थिंग दैट विल रिमेन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट विद ए बी। तो वो कहता है कि अगर हम इसको कहें कि हमारी इंटीग्रेशन ए से बी तक, क्योंकि टोटल लेंथ डेल्टा एल थी, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला जो इंटीग्रल है इसको जब हम सॉल्व करें तो ऑल दैट विल रिमेन इज E2T, जो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट था, और साथ हमारे पास आ गई उसकी टोटल लेंथ। इसी तरह से वो कहता है जब हम C से D की तरफ जाएंगे तो प्रॉब्लम ये है कि जो D की डायरेक्शन है, जो DL की डायरेक्शन है, जो डेल्टा एल की डायरेक्शन है, दैट इज अपोजिट। ठीक है, तो डेल्टा एल की डायरेक्शन अपोजिट है कि किसके अपोजिट है, टू द डायरेक्शन ऑफ E1T। टेंजेंशियल कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट वंस अगेन जीरो है यहाँ पे। तो वो क्योंकि कहता है नेगेटिव है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस का साइन, और साथ आ गया E1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट और डेल्टा एल, तो दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब वो कहता है इसको यूज़ करते हुए हमने क्या किया, इसको उधर ले गए। तो वो कहता है ये हो गया E2T डेल्टा एल इज इक्वल्स टू E1T डेल्टा एल। डेल्टा एल से कैंसिल हो गया, तो सॉरी E2T इज इक्वल्स टू E1T। वो कहता है जी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस है, जो E1 था T था वो ही E2T है। ये हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना चाहें, डी की फॉर्म में लिखना चाहें, तो हमें पता है डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन ई होता है। तो ई आपके पास क्या होगा, डी ओवर एप्सिलॉन होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हो गया D1T डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1 और D2T डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2। तो वो कहता है ये हमारे पास तो पहली कंडीशन आ गई जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट की कंडीशन। ठीक है, अब वो कहता है कि दूसरा जो कंपोनेंट है जिससे हमने डील करना है वो कंपोनेंट है नॉर्मल कंपोनेंट। अब नॉर्मल कंपोनेंट का मतलब ये है कि इट विल ऑलवेज बी नॉर्मल टू द सरफेस। तो नॉर्मल कंपोनेंट को वो कहता है हम किस तरह से, उसके लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करें, किस चीज़ को एक्सप्लॉइट करें। तो वो कहता है कि यार इसमें इस केस में वंस अगेन वी नीड टू थिंक ऑफ अ मेथड जिसमें नॉर्मल कंपोनेंट को हम बड़ा इजीली सॉल्व कर सकें और बाउंड्री कंडीशन को भी हम अंदर लेके जा सकें। तो वो कहता है इसके केस में हम एक काम करते हैं, हम एक सिलेंडर जो है उसको जो है वो हम इमेजिन कर लेते हैं बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ वो कहता है कि क्योंकि गॉसेस लॉ हमें फ्रीडम देता है सरफेस को अपनी मर्जी से इमेजिन करने की। वो कहता है हमने जो है ना वो यूजिंग गॉसेस लॉ हमने एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया, और वो सिलेंडर हमने कहा ऐसे बाउंड्री कंडीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। अब ये सिलेंडर है, इसकी तीन एरियाज होंगे, एक कर्व साइड का, एक साइड ऊपर, एक साइड नीचे। यहाँ पे जो होगा उसको उसने नाम दे दिया, उसका जो एरिया वेक्टर है, जो नॉर्मल वेक्टर है, उसको उसने नाम दे दिया N2 हैट। सिमिलरली जो नीचे एरिया होगा ऑब्वियसली वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो N1 हैट होगा। इसी तरह से वो कहता है कि अगर आप नॉर्मल वेक्टर देखो D1 का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का,
तो E1N वो भी ज़ाहिरी बात है नॉर्मल टू द सरफेस है, तो यही डायरेक्शन है। या फिर अगर आप T1N बोलो तो वो भी इसी डायरेक्शन में है। और अगर आप E2N देखो तो उसकी डायरेक्शन इधर इन टू द सरफेस होगी, क्योंकि वो ऐसे है नॉर्मल टू द सरफेस। तो E2N या D2N जो है वो कहता है वो आपका इस तरह से इनवर्ड है। यहाँ पे वंस अगेन वो कहता है क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हम बाउंड्री कंडीशन सिर्फ देखें, तो वो कहता है ये जो डेल्टा एच है ना, इसको वो कहता है हम सपोज कर लेते हैं कि दैट अप्रोचेज टू जीरो। अब वो कहता है कि ये अगर अप्रोचेज टू जीरो है तो आपको याद होगा कि गॉसेस लॉ की एक्सप्रेशन क्या है। गॉसेस लॉ की एक्सप्रेशन ये है कि अगर हम टोटल फ्लक्स देखें दैट इज कमिंग आउट ऑफ ऑल दीज सर्फेसिस, दिस सरफेस दिस सरफेस दिस सरफेस क्लोज्ड सरफेस, उसको हम सम करें तो वो बराबर हो जाएगा टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस सरफेस। तो वो कहते हैं क्योंकि हमने डेल्टा एच को अप्रोच करवा दिया ज़ीरो के, तो ये जो लंबाई वाला हिस्सा है, ये जो कर्व्ड वाली सरफेस है वो तो रही नहीं, पीछे रह गई दो सरफेसेस, एक टॉप वाली और एक बॉटम वाली। दैट विल बी इक्वल्स टू, वो कहता है अगर ये अंदर जो है हम कहते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस बाउंड्री के ऊपर वो अगर रो एस के बराबर है, तो वो कहता है कि दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर हम ये निकालें जो है हमारा डी डॉट डी एस फॉर, ये हमारा था फॉर द होल क्लोज्ड सरफेस दैट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, ये था हमारा गॉसेस लॉ। तो वो कहता है कि ये वाली सरफेस तो हमारी हो गई गायब, पीछे रह गई हमारी ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस, और दैट विल बी इक्वल्स टू द चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस थिंग। और उसके केस में वो कहता है अगर हम चार्ज निकालें तो हम उसको इस तरह से जो है वो मेंशन कर सकते हैं, इन द केस व्हेन द एरिया ऑफ दिस साइड एंड दिस साइड इज डेल्टा एस। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक केस है। तो अब वो कहता है कि हमने क्या किया, बेसिकली हमने एक सरफेस को तो कर दिया इग्नोर, दो के लिए हमें इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। और इंटीग्रेशन जो थी वो हमारे पास थी डी एस वाली। तो अगर हम टॉप के लिए इंटीग्रेशन देखें तो हमारा जो डी डॉट डी एस फॉर क्लोज्ड सरफेस हमारा बनना था, टॉप के लिए अगर हम इंटीग्रल देखें तो टॉप के लिए इंटीग्रल देखेंगे तो उसमें D1 का डॉट प्रोडक्ट होगा सरफेस एरिया के साथ, और सरफेस एरिया वेक्टर यहाँ पे आपके पास क्या है, N2 हैट है ds, प्लस आ गया इंटीग्रल बॉटम के लिए। और इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज D2, और इसके केस में जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो N1 है, N1 हैट और ds। और प्लस जो कर्व वाला पाथ था वो हमने, क्योंकि डेल्टा एच अप्रोचेज टू जीरो है तो उसको हमने जीरो कंसीडर कर लिया, एंड दिस वाज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब वो ये कहता है कि अगर आप इसको और से देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि N2 और N1 बेसिकली ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो N2 हैट जो है वो बेसिकली माइनस N1 हैट के बराबर है। ठीक है, तो वो कहता है अगर हम इस चीज़ को इसके अंदर पुट कर दें तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो N1 है इसकी जगह हमने माइनस N2 पुट कर दिया, तो इसको N2 पुट करेंगे तो ये यहाँ पे ऑब्वियसली बाहर माइनस आ जाएगा। तो बाहर माइनस आ गया, वो कहता है हमने क्या किया, हमने N2 को जो है वो बाहर निकाल लिया। तो N2 को जब हमने बाहर निकाला तो अंदर बच गया D1, ठीक है, डेल्टा एस फॉर आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल फॉर दिस, तो हमने कहा था कि ये जो ऊपर एरिया है वो डेल्टा एस है, D1 डेल्टा एस माइनस D2 डेल्टा एस, और ये बराबर था रो एस डेल्टा एस के। यहाँ से अगर हम देखें तो डेल्टा एस भी कॉमन निकल आता है, डेल्टा एस को कॉमन निकाल के उसने रो एस ये डेल्टा एस से काट दिया, तो अंदर बचा N2 हैट डॉट D1 माइनस D2 इज इक्वल्स टू रो एस। अब वो कहता है जब N2 डॉट D1 करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये D1 का नॉर्मल वेक्टर है, D1 डॉट N2 अगर आप करो तो आप कह सकते हो कि ये D1 का नॉर्मल वेक्टर है। और इसी तरह से अगर आप N2 का डॉट प्रोडक्ट लो D2 के साथ तो आप बोल सकते हो कि वह D2 का नॉर्मल वेक्टर है। तो उसने क्या किया, उसने जो है वो E1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसने कहा मेरे पास स्पेस ख़त्म हो गई है, हम इधर से थोड़ी सी मिटा लेते हैं। वो कहता है कि हमारे पास
ये बन गई d1n माइनस d2n इज इक्वल्स टू रो एस। ठीक हो गया। तो ये हिसाब किताब बन गया आफ्टर डॉट प्रोडक्ट। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट का मतलब यह है कि d1 का सिर्फ जो n2 की डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो आ गया और d2 का जो n2 की डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो आ गया, तो इसलिए हमने उसको नॉर्मल कंपोनेंट के तौर पे यहाँ पे लिख लिया। अब वो कहता है कि अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये E1n एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 E2n इज इक्वल्स टू रो एस है। अब अगर आप देखो तो इसको बड़ी आसानी से आप देख के इसका एनालिसिस कर सकते हो कि ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रही है कि जब हमने मूव किया फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 तो बड़ा अब्रप्टली जो है वो हमारा जो नॉर्मल कंपोनेंट है ई का उसके अंदर बड़ा चेंज आया है। ठीक है, और वो जो चेंज आया है दैट इज इक्वल्स टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज प्रेजेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस थिंग। तो इन केस वो कहता है कि इन केस, एक स्पेशल केस, इन केस वो कहता है इस बाउंड्री के सरफेस के ऊपर अगर कोई चार्ज ना हो, डेंसिटी ना हो, तो फिर d1n जो है वो बराबर होगा d2n के। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई ना कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी अवेलेबल हो तो फिर E1 जो है वो E2 के बराबर, E1 का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो E2 के बराबर नहीं होगा बल्कि उसके दरमियान में डिफरेंस होगा, और वो जो डिफरेंस होगा दैट इज दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी जो उसके ऊपर पड़ी हुई है। तो d1n माइनस d2n इज इक्वल्स टू रो एस। ये देखो पहले के नॉर्मल कंपोनेंट और दूसरे के नॉर्मल कंपोनेंट में जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दैट बाउंड्री। तो वो कहता है कि अगर हम देखें तो जो कंक्लूजन है हमारा वो ये है कि अगर हमने देखा कि जो हमारे पास कंजर्वेशन थी नेबुला क्रॉस ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो वाली, या ई डॉट डी एल फॉर ए क्लोज्ड कॉन्टूर वॉज इक्वल्स टू ज़ीरो, उसने हमें पहली बाउंड्री कंडीशन दी जो कहता था कि E1 की जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कॉन्टीन्यूस है क्रॉस द बाउंड्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई उसके ऊपर है या नहीं है। लेकिन जो दूसरा है जो डाइवर्जेंस वाली प्रॉपर्टी थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कहता है उसने हमें ये बताया कि जो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट है वो बराबर नहीं होगा दोनों साइड्स पे तब तक जब तक हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी बाउंड्री के ऊपर अवेलेबल होगी। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ना हुई तो इन दैट केस नॉर्मल कंपोनेंट्स विल आल्सो बी कंटिन्यूअस। तो नॉर्मल कंपोनेंट कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, चेंज होते हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती है, और वो चेंज सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट हैं जो इसके साथ साथ टेंजेंशियली चल रहे हैं, ये कंपोनेंट जो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे ऑल अक्रॉस द बाउंड्री। जो नीचे है वही ऊपर है, जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो जो है वो सेम नहीं होगा। वो जब ऑब्वियसली एक माकूल बात है हमें नज़र आती है कि जब वो इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा और इसके ऊपर कोई चार्ज पड़ा होगा तो ऑब्वियसली उस चार्ज की वजह से पैदा होने वाला फ्लक्स भी एडअप होगा, इधर से आने वाला फ्लक्स भी एडअप होगा, और जो यहाँ पे जाएगा वो इन दोनों का सम होगा। और ये चीज़ हमें मैथमेटिकली जो है वो यहाँ पे बाय यूजिंग गॉसेस लॉ हमने उसको प्रूव किया। और टेंजेंशियल कंपोनेंट हमें नज़र आ रहा है कि वो क्रॉस ही नहीं कर रहा बाउंड्री, तो जो ऊपर है वही नीचे है, और जो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है उसका उसके साथ जो है वो यहाँ पे कोई ताल्लुक हमें एज सच नज़र नहीं आ रहा। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक एग्जांपल बाउंड्री कंडीशन, एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशन से उसको देखेंगे। फिर हम डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर की बाउंड्री, अभी तो हमने एक ऐसा मीडियम उठाया जिसमें दोनों डाइलेक्ट्रिक थे, तो अब हम इसके बाद एक ऐसी बाउंड्री देखेंगे जिसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक होगा और एक कंडक्टर होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि एक बेयर कंडक्टर जो है वो इन द विसिनिटी ऑफ एनी एयर, इन द विसिनिटी ऑफ एयर पड़ा हुआ है, तो उसके केस में अगर आप देखो तो अंदर जो है वो कंडक्टर है और ऊपर एयर है, तो बाउंड्री ये वाला हिस्सा है जब बाउंड्री काम कर रहा होगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उसमें हमारे दो मीडियम होंगे, एक डाइलेक्ट्रिक होगा ऊपर वाला, नीचे वाला कंडक्टर होगा, और फिर हम देखेंगे कि ये जो
बाउंड्री कंडीशंस हैं ये हमने अभी जो निकाली हैं यही लगेंगी हर जगह, लेकिन हम देखेंगे कि फॉर दिस स्पेसिफिक केस इसके अंदर क्या चेंज आ जाएगा, कुछ चेंज आएगा इन्हीं बाउंड्री कंडीशंस के अंदर, और वो यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम वो चेंज जो है वो देखेंगे कि वो चेंज हमारे पास क्या है। तो दिस इज इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।